मातम कब तक? आज ये सवाल हर एक के जहन में उठ रहा है और ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि जिस तरह से श्रमिक मजदूरों के साथ होने वाले सड़क हादसे और इनका सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकारें उस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही हैं, उसी को लेकर आज ये सवाल हर एक के दिमाग में उठ रहा है कि मातम आखिर कब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। श्रमिकों के पैदल चलने की तस्वीरें जो समाचार चैनल्स और न्यूज चैनल्स पर मार्च के आखिर में आनी शुरू हुई, उनका सिलसिला अब भी जारी है। अब उनमें हादसों और श्रमिकों के घायल होने की तस्वीरें भी शामिल हो गई हैं। मजदूर जो पहले अपने रोजगार और रोजी रोटी से हाथ धो बैठे थे, अब घर जाने की चाह में अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। व्यवस्था, सरकार, प्रशासन सब मौन है, तो हालात के मारे ये गरीब मजदूर भी अभी खामोश हैं। लेकिन सड़क हादसों में जान गंवा रहे इन मजदूरों की मौत चीख चीख कर सरकार और व्यवस्था से कई सवाल पूछ रही है। लॉकडाउन की वजह से पहले तो दिहाड़ी मजदूर और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी बिना किसी साधन के अपने घरों की तरफ जाने लगे। लेकिन जब उनके लिए बसें और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं तो वो भी कम पड़ गईं। फैक्ट्री, निर्माण, बाजार, मॉल और दिहाड़ी काम ठप हो जाने के कारण इन लोगों के लिए शहरों में गुजारा करना नामुमकिन हो गया। कोरोना वायरस और भुखमरी से बचने के लिए इन लोगों ने अपने गृह राज्य की तरफ जाना चाहा तो पिछले कुछ दिनों में हादसों की खबरें भी आईं। इसकी शुरुआत हुई महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 7 मई को हुए रेलवे ट्रैक पर हादसे से, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूपी और मध्य प्रदेश से ऐसे कई हादसों की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई, जिसमें कई श्रमिक मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। और औरैया में हुए हादसे ने तो एक बार फिर से सभी को झकझोर के रख दिया, सभी को सन्न कर दिया। 24 मजदूरों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। तो हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी के औरैया में हुए सड़क हादसे ने सभी लोगों को सन्न किया। एक साथ 24 मजदूरों की जान चली गई, 40 के आसपास इसमें घायल हुए। इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक दिल्ली में आया एक ट्रक ढाबे पर खड़ा था। उसमें कुछ मजदूर चाय पीने के लिए नीचे उतर आए थे और कुछ बैठे थे। ये सभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। और इसी बीच फरीदाबाद से आ रहा एक दूसरा ट्रक, जिसमें 80 मजदूर थे, पीछे से दिल्ली वाले ट्रक पर टक्कर मारकर पलट गया। फरीदाबाद वाले ट्रक में बोरियां लदी थीं और इसमें झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर बैठे थे। इन्हीं बोरियों के नीचे ये मजदूर दब गए और जब तक इन्हें निकाला जाता, इनमें से कईयों की जान चली गई। इस हादसे के कुछ घंटे बाद ही मध्य प्रदेश के सागर में भी प्रवासी मजदूर सड़क हादसे का शिकार हुए, जिसमें 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन हादसों की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी लापरवाही का खामियाजा मजदूर अपनी जान से चुका रहे हैं और खामियाजा भुगत रहे हैं। इसी पर कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीमा गिल जुड़ चुकी हैं और प्रदीप भटनागर, बीजेपी के नेता, भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर से करना चाहूंगी। प्रदीप जी, क्या कहेंगे यहाँ पर, किसकी लापरवाही की ये कहें कि लापरवाही रही कि मजदूर इस तरह से सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं? देखिए, प्रथम तो मैं देश निर्माण में जिन्होंने इतना बड़ा योगदान और सहयोग दिया है और जो आज घटना घटी है और जो 24 लोग इस दुनिया में नहीं और आपका भी जिसे भी क्षति हुई है वो वापसी तो हुई। और रही इल्जाम की बात, ये लॉकडाउन चल रहा है, वैसी पूरी दुनिया रुकी है, इस पे क्या इल्जाम है? ये लापरवाहियां थी, जो घटना घटी, जो हमारे सामने आई है, दिख रहा है और इसकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, चाहे पार्टी हो या फिर सामाजिक संस्थान, कोई पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें आप को ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। नहीं, हमें ही या हमारे श्रमिकों में भागने की होड़ जो लगी है उसे हम रोक नहीं पाए और हमने प्रयास भी नहीं करा। नहीं तो ये असंतोष भी कहां से उत्पन्न हुआ, ये होड़ भी क्यों शुरू हुई? कहीं ना कहीं यहाँ पर अविश्वास तो पैदा हुआ ना, व्यवस्था को लेकर, सरकार के आश्वासन को लेकर, तभी तो ये होड़ यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, प्रदेश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं या संस्थान है, सबने मजदूरों को
श्रमिकों को भोजन की व्यवस्था से लेकर रहने तक की, स्वास्थ्य की, सबकी चीजें दी गई। मगर कुछ देखिए, वो सोचते हैं कि हम इतने दिन से यहाँ पड़े हैं, कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, चलो अपने घर चले, और जीत पकड़ ली, चल दी। अभी उदाहरण के तौर पर अभी आनंद विहार देखा कि लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, कि हजारों बच्चे उत्तर प्रदेश सरकार को लगानी पड़ी भेजने के लिए। कहीं होड़ लगी हुई है, कहीं एक, मैं आपको छोटे से संज्ञान में देता हूँ। मैं अभी आनंद विहार ISBC दोबारा गया था, तो वहाँ जो थाना इंचार्ज थे वो बड़े परेशान थे कि कोई व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा रूमर फैला रहा है कि बसें चालू हो गई है, ट्रेन चालू हो गई है। मैं ये घटना प्रदीप अभी आपको जी, ताज़ा तरीके विडंबना से तो बता रहा ये भी हूँ। है ना कि जब सरकारों ने यहाँ पर ये दम भरा, ये दावा किया कि अब बसें शुरू करके मजदूरों को भेज दिया जाएगा, स्पेशल ट्रेनें चला दी गई हैं, वो भी यहाँ पर कम पड़ गई हैं क्योंकि पूरी जितनी शुरू करनी चाहिए थी, यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। जी एक बिल्कुल। साथ एक ही वक्त में नहीं हुआ ये सब कुछ, इसी वजह से श्रमिकों में ये अविश्वास की भावना पैदा हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी बता रहा हूँ कि हर जिले को 200 बसें दी गई हैं। हर प्रदेश के अंदर हर जिले को दी गई है। अब तक कम से कम 45 ट्रेन अब तक उत्तर प्रदेश में जा चुकी हैं, पहुंच चुकी है, और श्रमिकों को अपने घर पहुंचाने का वो बसें काम कर रही है। बाकायदा स्टेशन को उतर के उसका चेकअप कराना या उन्हें जहाँ तक भेजना है, उस काम में भी प्रदेश सरकारें लगी है। जिला स्तर पे सबकी अपनी मॉनिटरिंग लगा रखी है और जिम्मेदारी लगा रखी है कि आपको ये काम करना है, चाहे जिलाधिकारी हो, DM हो या SDM हो, सबकी अपनी जिम्मेदारी है काम करने की। जो नहीं करेगा और लापरवाही प्रदीप जी, वो स्क्रीनिंग किस वो तरह की हो भुगतेगा। रही है, ये जांच किस तरह की जा रही है, उसकी भी कलई खुल रही है। जो प्रवासी दूसरे अपने गृह राज्य पहुंचे हैं, बिल्कुल। जो गिनी तो चुनी संख्या आपके में पहुंचे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव अब पाए जा रहे हैं। सामने आ रहा है कि किस तरह की जांच हो रही है, जिसे रोकने की कोशिश इतने वक्त से इस तरह से की जा रही थी, वो प्रयास पूरी तरह से विफल हो रहा है। तो क्यों ना यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें ही सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का कोई सटीक जो है इंतजाम किया जाए और कदम उठाया जाए। क्यों नहीं उठ रहा अभी तक वो कदम? देखिए, देखिए मैं आपको बताऊँ छोटी सी चीज़ है, किसी चीज़ को जल्दीबाजी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत आपदा का टाइम है। अगर आप एकदम सारी ट्रेनें चला देंगे, भीड़ इकट्ठी कर देंगे, आप कैसे करेंगे उनको? हम लोगों को कोरोना से बचाना चाह रहे हैं, ताकि उसके खिलाफ ज़्यादा चाहते हैं कि आपके माध्यम से आज के टाइम में जितना सावधानी और सुविधाएं प्रदीप जी, आपके बिल्कुल, समाचार के अर्थव्यवस्था माध्यम को से लोगों को पटरी पर सीधा लाने पता के लिए लगेगी कई है। दूसरे यहाँ पर हम नियम तो बदल सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, लेकिन अगर बात श्रमिक मजदूरों की आ जाए तो यहाँ पर हम उन्हीं को रोकना बेहतर समझते हैं कि कहीं यही जो है ये कैरियर ना बन जाए। हालांकि वो बन भी रहे हैं, मैं जिसे आपके रोकने का प्रयास हो रहा है वो भी विफल हो रहा है, और जो यहाँ पर करना चाहिए पहले काम, वो भी नहीं हो रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बता दूं, देखिए देश के अंदर पूरे विश्व में देखा है कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना रोका वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के अंदर भी इतना बड़ा जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और जिन प्रदेश से आप लोग उनकी विस्तृतता देखिए, क्या भारत निकले हैं, आप निकल कर लेके होगी। अच्छा, चलिए, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अनुज अत्रे भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, आपने अभी तक जो भी यहाँ पर सवाल मैंने बीजेपी के नेता से पूछे, प्रदीप भटनागर जी से, उनको सुना ही होगा, उनके जवाब भी आपने सुने। आप क्या मानते हैं, इस तरह से ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं प्रवासी मजदूरों के साथ में, क्या ये इसी तरह से होते रहने चाहिए? इनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? किसकी लापरवाही का जो है नतीजा भुगत रहे हैं आज प्रवासी मजदूर? के साथ ये हादसे हो रहे हैं। एक तो मौतों होना अपने आप में दर्दनाक है, और जिस हालत में वो जीवित भी हैं, प्रवासी मजदूर जो हाईवेज पर चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स पर चल रहे हैं, वो भी जीते जी मर मर के, पल पल मर मर करके जी रहे हैं, पल पल मर मर के चल रहे हैं। ये निश्चित तौर पे सरकार की जिस प्रकार से जो है एकदम से जो लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, और ये कह दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन उसके बाद उनका जो वहां पर उनका ख्याल नहीं रखा गया। जो मजदूर वहां पर जो जो दिहाड़ी मजदूर, जो हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के मजदूर थे, जिन लोगों के पास 2-4 दिन का उनका रोज का उनका कुआं खोलना, रोज पानी पीने वाली हालात स्थिति में रहते थे, वो 2-4 दिन के अंदर वो खाली हो गए। ना उनको भोजन की व्यवस्था हो पाई, ना उनका रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं उनके पास कोई चीज था, और ना वो कोई अगर हारी बीमारी हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। उनके पास कोई चारा नहीं बचा।
और सरकार की तरफ से भ्रम की स्थिति फैलाई गई। कभी ट्रेन चल रही है, नहीं चल रही है, कभी बस चल रही है, कभी नहीं चल रही है। हार करके इन लोगों ने जब देख लिया कि जो है बीमारी से, तो इस कोविड-19 की बीमारी से पता नहीं हम मरे या जिए, वो एक अलग बात है, लेकिन भूख प्यास से तड़प तड़प करके मरने से तो अच्छा, उन लोगों ने अपनी हिम्मत दिखा करके जो है पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े, बिना सोचे समझे कि हम वहां पर अपने अंजाम तक, अपने मुकाम तक, अपने घर तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। उनको किसी तरह से ये था कि इस नर्क से हम निकलें जिस नर्क की जिंदगी में सरकार ने हमको ढकेल दिया है। वो खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त का उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, प्रचार बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे, लेकिन हकीकत क्या थी? अगर उनको इतनी सुविधा से वो लोग रह रहे होते तो आखिर क्या जरूरत थी उनको वहां से निकल भागने की? लाखों मजदूर आज की डेट में जो सड़कों पर है, जो बीते जो है हम देख रहे हैं महीने भर से जो सड़कों पर चल रहा है, और किस हालात में, देखिए आपने कितनी पीड़ाजनक स्थिति की अपने आपके जो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, देख देख करके बहुत तकलीफ होती है, सुन सुन के तकलीफ होती है, और जिनके ऊपर बीत रहा होगा सोचिए क्या हालत प्रदीप जी, बिल्कुल अनुज जी, ये तस्वीरें तो उन तस्वीरों का बिल्कुल मान लीजिए मात्र आधा ही है जो तस्वीरें यहाँ पर और सामने आई हैं, और कुछ नहीं है, आधा भी हादसों नहीं की है। देखिए, तस्वीरें लाखों तो लोगों और की आप भी कहां पर भयावह दिखा हैं। पाएंगे? कैसे आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं, सोचा भी नहीं जा सकता है कि जो लोग उस वक्त उन हादसों का शिकार हुए, जो मौत की नींद सो गए, और जो बचे हुए हैं वो भी इतने ज्यादा डरे सहमे हुए हैं कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। बताओ, अभी अभी हमारे अनुतात्मा जी बैठे थे, जिन्होंने कहा कि सरकार ट्यूमर फैला रही है, ये ट्रेन चल रही है, बस चल, पर थोड़ा सा सोच समझ के चीजें बोलनी चाहिए कि सरकार ये काम कर रही है या कौन काम कर रहा है। ये सबको पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। अब वही इसकी बात आपने जो देखी, कांग्रेस की सरकार ने नहीं रोका राजस्थान के अंदर, क्यों नहीं रोका? जितना जिस श्रमिक राजस्थान से आ रहे थे, जिन्होंने ये हादसे का शिकार बने, हजारों श्रमिक आ रहे हैं। अगर प्रदेश के अंदर या कहीं भी अगर कोरोना ना फैले, उसको रोकने के लिए चीनी बॉर्डर पर रोका जा रहा है। कहीं प्रदेश सरकार, देखिए प्रदेश की सरकार काम कर रही है, मगर कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो समझ नहीं आ रहा। आतिश जी बोल तो रहे चीज के बारे में, समझ नहीं रहे क्या आतिश जी क्या बात रखनी चाहिए। इतने गंभीर मामले के अंदर आप क्या कर रहे हैं आतिश जी? सोचना चाहिए आपको कम से कम। सरकार फैलाएगी, सरकार देश को बचाने में लगी है। आप भी स्वस्थ बैठे हैं तो सरकार के बदौलत बैठे हैं। लॉकडाउन नहीं करते तो आप भी स्वस्थ नहीं बैठे होते। ये तो आपको मानना चाहिए। देश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कितना देश को कंट्रोल करके कोरोना से रोका है। विश्व को देख लीजिए। लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद लोगों से अपील की, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, ये अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन उसके अलावा और क्या यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पीड़ित भी हुए, स्क्रीनिंग की अगर यहाँ पर बात करें तो स्क्रीनिंग किस तरीके की हो रही है प्रवासी मजदूरों की, उसका मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं वो भी यहाँ पर अपने साथ कोविड लेकर पहुंच रहे हैं। देश का कोई भी चैनल, कोई भी लगा लीजिए आप, चैनल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या मीडिया हो, किसी में भी एडवर्टाइजमेंट में लोगों को रोकने में, जितने भी हमारे सिंगर हैं या हमारे प्रदीप जी, ठीक है, लोगों को रोकने का काम, यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम सरकार ने बखूबी किया, लेकिन जब सरकार ने मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने की बात कही, उनके घर वापसी की बात की, तो पूरा इंतजाम क्यों नहीं किया? सीमा गिल जी, आप कैसे देखती हैं इन सभी सड़क दुर्घटनाओं को? क्या मानती हैं, क्या जिम्मेदारी यहाँ पर सरकारों की सिर्फ इतनी होती है कि मुआवजे का मरहम लगा दे, उसके बाद खत्म हो जाए यहाँ पर सब कुछ, और या फिर इस तरह के सड़क हादसे जब शुरू में ही आए थे एक दो, उसके बाद कोई अगर ठोस कदम उठाए जाते तो लगता है कि आज ये नहीं होते हालात जो बने हुए हैं? कायनात, सबसे पहले तो मैं उन सभी गरीब मजदूरों को जो सड़क पे दर्दनाक मौत जिनको मिली है, उन सब के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सब की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि हम इससे ज्यादा आज की डेट में उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बेहद दुखद है, मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत पेनफुल है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हम करें तो क्या करें। जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह की हैं कि उन्होंने गरीब को कभी उस तरीके से आका ही नहीं, उसकी वैल्यू उस तरीके से लगाई नहीं। या तो वो मजदूर है या फिर कमोडिटी है, वो कंज्यूमर है। आपने उसको उसी तरीके से देखा और आज उसी तरीके से आपने उसको जिंदगी दी और उसी तरीके से मौत दे दी। आज आप जितने भी आप एपिसोड देखेंगे, चाहे कोरोना के टाइम पे हो या कोरोना से पहले कभी भी इस तरह की परिस्थितियां जब होती है समाज में उत्पन्न, तो गरीब आदमी मरता है, गरीब आदमी के लिए कोई रास्ता दिखता नहीं है। वो क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि
ऐसी सिचुएशन क्यों आती है कि गरीब को कहीं कुछ दिखाई नहीं देता और वो उसको पता है कि वो पैदल जाएगा तो भी मरेगा, बट वो निकल भागता है, उसको लगता है कि मैं खुद ही संभालूंगा या मेरा परिवार संभालेगा, कोई नहीं है दुनिया में, ना सरकारें हैं। जबकि सबसे ज्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। आप भूल जाइए कि वो मजदूर हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आप सड़क पे रहते हैं, आपके पास कोई आप, लेकिन पहली बात तो कि सरकार ये सुनिश्चित करे, ये नियत दिखनी चाहिए जनता को, ये पता होना चाहिए कि हाँ सरकार की नियत है, उसी पे डाउट होता है आम आदमी को। तो उसके बाद अगर सरकार की नियत भी होती है तो आप करेंगे कैसे? आपके पास किसी भी तरह के रिकॉर्ड नहीं है। इस देश में हम 125 करोड़ से ज्यादा लोग में से करीब 25-30% लोग ऐसे हैं जो अनऑथराइज सेक्टर में काम करते हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की तरफ आते हैं। आपने पिछले 70 सालों में कभी ऐसा सोचा नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आज बीजेपी हो, आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि उन लोगों को जब वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस घर से छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर आके बसते हैं, तो उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके लिए क्या करेंगे? ये जो सारे लेबर लॉ है आप किस पे अप्लाई करेंगे अगर कहीं आंकड़ों पे ही नहीं है कोई व्यक्ति कि वो काम कर रहा है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट है, तो आप उसको हेल्प कहाँ तक पहुंचाएंगे? अभी जैसे बीजेपी के मेरे भाई बोल रहे थे कि वो सरकारें हेल्प दे रही हैं, जो व्यक्ति आंकड़ों में ही नहीं है उसको आप हेल्प कैसे पहुंचाएंगे? ये वही लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनको पता है कि सरकार अगर चाहेगी भी तो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो जब आप इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं करते हैं कि जहां पर उनको ये श्योरिटी हो कि हाँ सरकार हमारे साथ है, हम बार बार करते हैं हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, हमारे पास राइट टू फूड है, बट हम उस राइट टू फूड का क्या करें जब एक व्यक्ति को ये विश्वास ना हो कि उसको जब वो कहीं भी हो उसको भोजन मिलेगा। वो भोजन की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। बहुत सारी नीतियां हैं जो फेल हो गई हैं, बहुत सारे सिस्टम में खामियां हैं जो आज दिखाई देती हैं। हम सबको सामूहिक रूप से इस पे सोचने की जरूरत है। हम अगर तू में लगे रहेंगे तो फिर वही ये सालों दर साल चलता रहेगा कायनात। बिल्कुल इस चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें हमारे साथ दो प्रवासी मजदूर भी यहाँ पर जुड़ गए हैं जो भुक्तभोगी हैं इन सभी चीज़ों के, इस दर्द से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। दुर्गेश जुड़े हुए हैं और शिव गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ज़रा बताएं कि अभी जो है आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहाँ पर आपको जाना है? क्या आप भी इसी तरह से पैदल सफ़र जो है वो तय कर रहे हैं या कुछ दूसरा साधन आपने लिया है? दुर्गेश, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है हमें। हेलो जी बोलिए। हाँ, हरियाणा से निकला हूँ, मुझे बिहार तक जाना है। जी दुर्गेश, कितने वक्त से यहाँ पर जो है, क्या किसी शेल्टर होम में आप रह रहे थे या किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ थे? किस तरह से अभी तक आप ये समय व्यतीत कर रहे थे? नहीं है, अभी 3 बार से लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते सब पूंजी भी हाथ का खत्म हो गया, कहीं से ऐसा कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ा है सरकार की तरफ से। ये पैदल ही एक सहारा बचा है घर तक पहुँचने के लिए कि किसी भी तरह अपना घर पहुँच जाए इनका। अभी करीब 2 महीने का समय होने वाला है लॉकडाउन को। इस बीच आपने किस तरह से जो है इस वक्त को बिताया है? क्या व्यवस्थाएं और सुविधाएं जो है सरकार या प्रशासन की ओर से आपको मिली थी अभी तक? शुरुआत के दुर्गेश, फिर से आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शिवगोपाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैडम हेलो जी शिवगोपाल, जरा बताएं कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ आपको जाना है और अभी जो है अभी किन हालात से आप दो चार हो रहे हैं? दिल्ली से निकले, बिहार जाना है अभी हम लोगों को। कितनी मुश्किल में है, क्या परेशानी हो रही है? मुश्किल तो वही है मैम, निकलने अभी 1 हफ्ते हो गए, खाना नहीं मिला, कहीं रास्ते में रोड पे लेटना पड़ रहा है हम लोगों को। जो शेल्टर होम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, क्या वहाँ पर अब आप नहीं जाते हैं? और खाने की जो व्यवस्था यहाँ पर सरकार प्रशासन की ओर से कहा गया था कि की गई है, क्या वो नहीं मिल रहा? शेल्टर
रहता है रूम, कहीं नहीं मिले, हम लोग को रोड में लेटना पड़ रहा है, इधर उधर से मिल जाता वही खाने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। शिव गोपाल, कितने वक्त से यहाँ पर हैं आप? दिल्ली में क्या काम करते थे और कब आए थे यहाँ? मैं 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या काम करते थे? हम कंपनी में काम करते थे। किस तरह की ये कंपनी थी? क्या काम करते थे कंपनी में? जापान की कंपनी थी। हम्म। अच्छा, ये जो अभी कहा गया था सरकार की तरफ से कि आपको घर भेजने के लिए जो है ट्रेन चलाई गई हैं, बसेस को चलाया गया है, क्या आपको भी ये सूचना मिली या आपने कहीं रजिस्ट्रेशन कराया इसके लिए? तरफ से ऐसा जमीन पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ आदमी संपर्क करेगा? गरीब आदमी रोड पे चल रहा है, उसके पास न पैसा है न फोन, कहाँ है हमको उसका ठिकाना नहीं, बस किसी तरह घर पहुंचने का जिद है। कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति मिले सामने से तब उससे बात की जाए, अपनी तरफ से क्या करेगा आदमी? आप पहुंचे कहीं पर किसी दफ्तर में, कहीं अधिकारी के पास? पुलिस ने कुछ गाइड किया आपको इस बारे में? पुलिस तो मैडम ये समझ लीजिए कि उल्टा डर ही लगता है कि चल लाठी न मार दे, इस चक्कर में बच्चे बचाते बस किसी तरह निकल ही रहे हैं। जान बचा रहेगा, नहीं तो अब खाना पेट में है नहीं, लाठी चार खा लिया तब तो हो गया काम। चलिए, आप बने रहिए। प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सीमा जी, आती हूँ आपकी तरफ भी। जी प्रदीप जी। प्रवासी साथी जो अभी काम से जुड़े हैं साथ में, उनका इन्हें एक प्रयास करना चाहिए वहाँ से डीएम से मिलने का या अधिकारी से मिलने का। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जगह जगह हमने डीएम या एसडीएम लगा रखे हैं और बाकायदा सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें प्रवासी लोग हर जिले के अंदर होते हैं, सबने अपना अपने कागज पे लिख के अपना नाम पता सब कुछ दिया है और जाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने सबने जितने एडीएम सिटी हैं सबको दिए गए हैं और उन चीजों को सुविधाओं के लिए फ्री भेजा जाए, उस काम से सब लगे हुए जिला स्तर पे। मैं इन साथियों से कहना चाहूंगा कि उन्हें किसी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है पुलिस मार रही है, आप उसकी चलिए ये भी पूछ लेते हैं। दुर्गेश, अभी तक आप किसी अधिकारी से मिले? डीएम से आपकी इस सिलसिले में बातचीत हुई? जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उस पर आपने बातचीत की? कुछ नंबर लगा कोई? नहीं मैडम, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई शासन की तरफ से किसी से बात नहीं हो पाया है। आप मोबाइल चला, आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं दुर्गेश? जी मोबाइल तो है। आपका नेट भी चलता होगा? जी उतना नहीं जानकारी है कि क्या कुछ अलग से ऐसा कुछ व्यवस्था सरकार की है कि नहीं हम लोग के लिए। आप मोबाइल चलाते हैं, आप नेट भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, लोग घूमे फैला रहे हैं कि ट्रेन चल गई, बस चल गई, और सारी देखिए मीडिया के माध्यम से इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में सब चीजें, फोन नंबर सब चीजें आती हैं। आपसे कह तो दिया, मगर देखिए इसकी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, हर प्रदेश से ट्रेनें चल रही हैं। देखिए सुनने में तो न्यूज चैनल टीवी में तो हम लोग भी देख रहे हैं, साथ के ही कई लोग गए, उनको रेलवे स्टेशन से वापस लौटा दिया गया। पहले मैसेज आता है कि वो गाड़ियां चल रही है, वहां से जाने के बाद वापस लौटा देते हैं। कैसे पहुंचेगा आदमी, आप ही बताइए। उससे अच्छा है कि पैदल ही चलो, आज नहीं कल पहुंच ही जाएगा आदमी अपने घर। मित्र मीडिया, आप देखिए इतना बड़ा मीडिया हाउस है, इतने सारे चैनल आपको बता रहे हैं कि आपको सब चीजें ऑनलाइन करनी पड़ेगी। आपने श्रमिक ट्रेन के लिए आपसे बुकिंग करनी चाहिए ना। आपको लग रहा है सर कि मजदूरों के पास इतना है इस समय स्थिति कि वो बैठ के टीवी और न्यूज देख रहा होगा? पेट में दाना नहीं है अभी यहाँ पे, आदमी जान बचाएगा पहले कि टीवी चैनल और न्यूज देखेगा। आपकी तरह मजदूर है, ऐसा नहीं है। एक कमरे में यहाँ 4-4, 5-5 लोग रह रहा है बड़े बड़े शहर में, जो 1 महीना 1.5 महीना तो लॉकडाउन है, क्या है इतनी स्थिति? तभी तो कहना चाहिए, आपको मिलना चाहिए ना, संपर्क करना चाहिए ना। आपको कोशिश करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। संपर्क अगर सुविधा ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है कहीं पे तो फिर समझ में आता है। हम सबको वैसे ही देख, सब चल रहा है रोड पे तो हम लोग भी चल दिए, क्या करेंगे, घर पहुंचना है बस जैसे तैसे। वो भेड़चाल वाली बात आ गई ना, उन चक्करों में मत आइए ना। आपके रोज फोन नंबर, सब जगह के फोन नंबर आपके। सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। दुर्गेश बने रहिए। जी सीमा जी। मैं भटनागर जी शायद दुर्गेश और शिव गोपाल की तकलीफ को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे होते हैं और आप चीजों को समझने की बजाय आप ब्लेम कर रहे हैं कि मजदूर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ले रहा है, वो कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। आपका सिस्टम का क्या जिम्मेदारी है कि आपके सिस्टम में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो
पूरा जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ गया? उसने इंफॉर्मेशन किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? क्या ट्राई सरकार का सिस्टम नहीं है? क्या जो मोबाइल कंपनियां काम कर रही है, क्या उसके थ्रू आप लोगों ने डायरेक्ट तरीके से मैसेज या कुछ इस तरीके के सिस्टम प्रोवाइड कराने की कोशिश की? क्या आपने वो आंकड़े उठाने की कोशिश की कि हमारे जो अभी तक जितने भी हमने माध्यम यूज किए हैं कम्युनिकेशन के, उसके रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं? आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है कि आज गरीब आदमी अपने आप पे भरोसा कर रहा है लेकिन वो सिस्टम पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। आप बोल रहे हैं कि वो उन्होंने जाके कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने पुलिस से क्यों नहीं किया? आप ये देखिए ना, पुलिस, मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर थाने में जाता है तो 10 बार सोचता है यार छोड़ो ना, क्यों चक्कर में पड़े। तो वो आदमी जो रोड पे चल रहा है उसको आपने इस तरह का सिस्टम दिया ही नहीं कि वो अपने किसी पुलिस वाले से बात करे तो उसको लगे कि ये मेरा सहयोगी है। उसको तो लगता है कि हरासमेंट और टॉर्चर होगा वहां पर, और वो भी ऐसे वक्त में जब पुलिस यहाँ पर सीधा भीड़ को देख करके लाठी भांजने को दौड़ती है, तो वो कैसे यहाँ पर पुलिस के पास भी जाएंगे और मदद मांग पाएंगे? पुलिस भी यहाँ पर पहले तो क्राउड को कंट्रोल करने की ही सोचती है। तो नहीं, क्राउड को कंट्रोल करने के साथ साथ कायनात जो वुमेन मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के और पुलिस डिपार्टमेंट के इतने पुअर हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी पे वो लोग कभी काम नहीं करते। उनको ये नहीं पता कि कोई आदमी अगर दर्द में है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। आप उनको जानवर की तरह ट्रीट कर, गरीब आदमी को इस देश में जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है। माफ कीजिएगा, ये शब्द बहुत भयानक है, बहुत हार्श है, लेकिन ये सच्चाई है। आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेटस है, आपके साथ अच्छे से बात करेगा पुलिस वाला। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके फटे कुलसे कपड़े में आप अगर जाते हैं तो आपके साथ बहुत बदतमीजी से, बहुत रूड वे में बात की जाती है। ये सच है। हम लोग जब एज ए रिपोर्टर क्या जनरल व्यक्ति के तौर पर अगर हम थाने में जाते हैं, कई बार आप 2 घंटे थाने में जाके बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगी कि पुलिस वालों की भाषा किस तरह की होती है। ये इसलिए नहीं है कि पुलिस वाले खराब हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे समाज का ही सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन हमने कभी वो जिम्मेदारी ली नहीं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोग सिर्फ वोटर्स को सिर्फ वोटर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। हम बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन गरीब के पल्ले में हर 5 साल में वही आता है कि अगले 5 साल में राजनीति। अनुज जी, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर के कह सकते हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने की तो कोशिश जरूर की थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके जाने का टिकट का जो खर्चा है वो जरूर उठाएगी। लेकिन क्या ये कोशिश जमीनी स्तर पर कांग्रेस की तरफ से भी की गई कि कम से कम मजदूरों को जो एक फेयर इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दी जाए? कैसे वो मदद जो है वो ले सकते हैं या उन तक पहुंचाई जा सकती है? देखिए कायनात जी, पहले तो मुझको बहुत पीड़ा हुई आपसे सुन करके कि कांग्रेस ने इस पे राजनीति की। कांग्रेस ने राजनीति नहीं करी है, कांग्रेस ने इनके दर्द को समझा है, मजदूरों को, गरीब मजदूरों के दर्द को समझा है। क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल इस समय इस हालात में भी उनसे जो है जिनके जेब में 100 रुपए का नोट नहीं बचा है कि वो एक टाइम का भोजन लेकर के अपने बच्चे को, अपने परिवार को खिला सके, उस इंसान से, ये गरीब आदमी से ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी रेल की टिकट लो तो तुम्हारे को घर भेजा जाएगा। उस हालात में कांग्रेस निकल करके खड़ी आई कि भाई हम देंगे अपने संगठन से, अपने कार्यकर्ताओं से पैसा इकट्ठा करके, हम इनको जो मजदूर हैं जो जा रहे हैं, जिन्होंने पैसा दे दिया है, जब ये ट्रेन से उतरेंगे हम इनको ट्रेन के टिकट का इनका पैसा इनको वापस करेंगे, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा अभी पैसे की इनको आवश्यकता है। आज सबसे जो देखिए सरकार अभी 4 दिन से हमारे वित्त मंत्री का जो रोज का एक सीरियल एपिसोड चल रहा है, रोज इन्होंने एक धारावाहिक शुरू कर दिया है कि रोज जो है किस्तों में जाकर के अपना वो घोषणा कर रही है। इतने समय में तो एक दिन में तो केंद्र का बजट पेश हो जाता है, राज्यों का बजट भी 2 घंटे में पेश हो जाता है, लेकिन ये अभी 4 दिन में भी इनको जो है इनके जो है एपिसोड्स नहीं खत्म हुए हैं। अभी शायद कल भी, और अभी पता नहीं कब तक ये का चलता रहेगा। तो ये चीज, और उसमें मिला क्या है, गरीब आदमी, देश का आम जनता जो है और जो मध्यम क्लास वर्ग का आदमी है, हर आदमी ये पूछ रहा है कि मुझे क्या मिला। इस समय सबसे पहले आवश्यकता ये है कि सब लोग ये चाहते हैं, गरीब आदमी की चाहते नहीं है, मजबूरी है, मजदूर की, गरीब की और मिडिल क्लास आदमी की मजबूरी है कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। 2 महीने से जब 50 दिन से ऊपर हो गए, वो घर पे बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में बैठे हैं, तो बैठे बैठे सबके पैसे खत्म हो चुके हैं। तो हर आदमी ये उम्मीद कर रहा था, जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 20 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा हम पैकेज देने जा रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद थी कि उसमें से कुछ पैसा जो है, नगद पैसा सरकार देगी, ताकि हम अपना जो है भोजन पानी की व्यवस्था कर सके, जो जहां रह रहे हैं कोई दवा दारू की अपनी व्यवस्था कर सके। लेकिन हाथ क्या आया, लोग आज भी हाथ फैलते हुए देख रहे हैं कि ये क्या घोषणाएं हो जा रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ अनुज जी कि क्या जो
अभी बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर सामने हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाने की किसी ने भी कोशिश की। इस वक्त जो है बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सभी को एक साथ काम करने की जरूरत है। क्या किसी ने ये सोचा कि जो मजदूर यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए ही आए थे और बहुत कम वाकिफ हैं, वो यहाँ पर तकनीक से इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं है, उन तक कैसे ये जानकारी पहुंचाई जा सकती है, कैसे वो ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं, हर एक चीज़ को कैसे सुविधाजनक तरीके से उन तक पहुंचाया जा सकता है, इस और शायद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। शायद यही वजह है कि आज मजदूर जो है छिप करके इस तरह से बेखौफ होकर के या तो सड़क पर पैदल जा रहे हैं या छिप कर ट्रकों में या बसों के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। देखिए कायनात जी, इस समय जानकारी से पहले सबसे पहले आवश्यकता है कि सरकार को अब खोलना पड़ेगा, ये ट्रेन और बसेस को खोलना पड़ेगा, तभी लोगों को जानकारी देने का फायदा लाभ तभी है जब कुछ चल ही नहीं रहा है, जो है ऊँट के मुंह में जीरा वाला काम हो रहा है। जो है आप गिनी चुनी कुछ ट्रेन चला करके आप कहते हैं कि हम श्रमिकों को श्रमिक रेल चला दी और श्रमिकों को पहुंचा रहे हैं। कितनी ट्रेन आपने चला दी है, कितने उनमें से श्रमिक पहुंच जाएंगे? करोड़ों श्रमिक इस समय जो देश का जो है जो मजदूर है, जो केवल मजदूर ही नहीं, गरीब आदमी जो है और मिडिल क्लास आदमी, सब लोग इस समय जो है फंसे हुए हैं। तो आदमी जब फंस जाता है और आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी आगे खुलने का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा और ना किसी प्रकार का कोई रोजगार कब लोगों का छिन गया है, तो रोजगार का कोई साधन नहीं नजर आ रहा कि कब काम शुरू होगा, कब उनको रोजगार मिलेगा। तो इंसान ऐसे में ये चाहता है कि मैं किसी तरह से जो गांव से आया है व्यक्ति, कि मैं अपने गांव पहुंच जाऊं, कम से कम घर में अपने 2 वक्त की रोटी तो खा सकूंगा, अपना अनाज के साथ सूखी दाल और जो है नमक के साथ रोटी खा करके आदमी अपना पेट का गुजारा कर लेगा और वहां पर अपने घर में रह तो सकेगा ढंग से। आज हालात क्या है कि जो मजदूर गांव से शहर की तरफ बात जाता है, वो किसी फ्लैट में, किसी अपार्टमेंट में, किसी कोठी में नहीं रहता है। कायनात जी आप भी जानती हैं, वो 5 बाय 6 के या 10 बाय 6 के कमरे में 5-5 मजदूर, 6-6 मजदूर, 10-10 मजदूर एक कमरे में रहते हैं किसी तरह से अपना गुजारा बसर करने के लिए, क्योंकि उनकी इतनी कमाई नहीं होती है ताकि वो जिससे वो कि एक कमरे में एक व्यक्ति रह सके, उनको एक कमरे में 10-10 लोगों को शेयर करना पड़ता है ताकि उनका खर्चा कम आ सके। और आप सोचिए जब 10 जने एक कमरे में मजदूर गरीब आदमी रह रहा होगा, वो फर्श पर सो रहे हैं और सरकार कहती है आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ये कोरोना वायरस जो है संपर्क आने से फैलता है, तो बताइए उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आज सब लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है कि भाई कोरोना कैसे फैल रहा है, कोरोना संपर्क में आने से फैल रहा है और वो उनके पास क्या चाह रहा है, वो संपर्क से दूर होने के लिए कहाँ जाएंगे? उनके पास ले दे के एक वही कमरा है शहर में, कहीं बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, बाहर निकलते हैं तो पुलिस के डंडे पड़ते हैं, कहीं उनको मुर्गा बनाया जाता है, कहीं उनको जो है उठक बैठक लगाई जाती है कि आप कमरे में जाते हैं, उनको भय सताता है कि हम संपर्क में आएंगे, हमको कोरोना ना हो जाए। उनको पास दाल रोटी नहीं है, कहीं भोजन की व्यवस्था के लिए वो जा नहीं सकते हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं। तो क्या होता है, गरीब आदमी अब मरे कर तो क्या ना करे, चोरी छिपे निकलने का रास्ता है, चोरी छिपे पैदल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रकों में जा रहे हैं, हजारों रुपए जो है एक दूसरे से उधार मांग करके किसी तरह से जान बच जाए, जो पैसे खर्च के जा रहे हैं। और देखिए कितने दर्दनाक, बिल्कुल तमाम तरह की आपने मजबूरियां गिनाई और ये मजबूरियां इस वक्त बिल्कुल साफ तौर पर देखी भी जा सकती है, जिसके हाथों विवश होकर वो इस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो निकल पड़े हैं। आऊंगी सीमा जी आपकी तरफ। जी प्रदीप जी, मुझे कहीं की बातों से लग रहा है जैसे जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हो आप। अरे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आप, कुछ प्रदीप जी कैसे बातें कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश? आपको जो है उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, आप इस तरह की बातें करें, आपको उनके दर्द में शामिल होना चाहिए। आप सरकार है, आप सरकार में बैठे हैं, आपको उनकी समाधान करना। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सीमा गिल जी। मैं कायनात, एक तो अनुज जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि काफी वो जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। मैं कह रही हूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मेरा सवाल है कि आप लोगों के पास बड़े बड़े आईटी सेल हैं, तो सारा दिन आप खबर फैलाते हैं, क्या आप लोगों के आईटी सेल ने 2 महीने के लिए ऐसा कभी सोचा कि हम वॉलेंटरी ये लोग जो सड़क पे जा रहे हैं मौत का सामान अपने साथ लिए, अपने किसी भी तरीके से अपने उस आईटी सेल उनके साथ कम्युनिकेट करके उनकी भाषा में आसान तरीके से हम ये मैसेज पहुंचा सके सरकार के साथ मिल करके कि अगर आप तकलीफ में हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का नहीं मालूम, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं होगी सीमा जी, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से प्रयासरत है, केवल आईटी सेल नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोल दिया कि तमाम बॉर्डर पे आज से हमारे वॉलंटियर पार्टी के
बॉर्डर पैदल है, दिल्ली में आ रहे हैं या दिल्ली से अनु जी आपकी आवाज साइनस, मेरा सवाल इनकम्प्लीट रह गया। जी मेरा जी साथ में जी पूरा कीजिए। प्रदीप जी से भी एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ साथ में, कि आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम डीसी होते हैं। दिल्ली में डीसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो डिस्ट्रिक्ट का, आपके पास है। क्या एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना एक डीएम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी? क्या आप लोगों की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर आपके जो डीएम है उन लोगों ने रेजिडेंशियल वेलफेयर के साथ कम्युनिकेट करके, क्या हर घर तक पहुँचना इतना मुश्किल था पिछले 2 महीने में कि आप हर घर तक जाके उनको 2 महीने के राशन के लिए आप सिक्योरिटी या सुनिश्चितता उसको नहीं दे पाए हैं? प्रदीप जी, आज रात को ये कम्युनिकेशन नहीं होता सोसाइटी से, तो ये आगे जो चल रही है ना, ये बहुत बड़े कहीं कम्युनिकेशन बनाया है डीएम है, तभी इतना रोकथाम का रखी है। जिले का देखिए, नोएडा में छोटे से प्रदीप जी आपकी आवाज ठीक प्रकार से नहीं आ रही है, लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी हास्यास्पद लगती है, सोचकर हंसी भी आती है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार जो है शराब के ठेकों को खोलने की मंजूरी दे देती है, शराब की दुकानें खुल जाती हैं। जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम वहाँ पर टूटते नजर आते हैं तो रातों रात यहाँ पर नए नियम भी वहाँ पर लागू हो जाते हैं। कई राज्य सरकारें ऑनलाइन व्यवस्था भी कर देती हैं कि शराब की कैसे आप जो है खरीद कर सकते हैं, कैसे बिक्री यहाँ पर हो सकती है बिना जोखिम के। लेकिन वही सवाल अगर प्रवासी मजदूरों का आता है, प्रवासी मजदूर पिछले काफी दिन से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए। वो सरकार से किसी और चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि किसी तरह से हमें हमारे घर पहुंचा दो। उनके बारे में सरकारें इतना क्यों लेट लतीफी के साथ कदम उठा रही हैं, फैसले ले रही हैं? जो यहाँ पर साधन खोल देने चाहिए थे यातायात के, उन्हें खोलने में इतनी ज्यादा ये कहें कि लेट लतीफी क्यों बरत रही है? जी प्रदीप जी देखिए, पहले तो मैं जो हमारी जो सामाजिक जो बैठी है, मैं पहले बहन जी का एक जवाब दे दूं, जो कह रही थी कि जो इतना बड़े से आपदा चली और आपने जो रोकथाम देश के अंदर करी है, जो मरने जो लोग मौतों की संख्या जो कम करी है, वो इसीलिए करी, कम्युनिकेशन बनाया गया, कम्युनिकेशन बना सरकार ने, और वो भी परिवार तक पहुंचकर, तभी स्तर तक है। अब दूसरी चीज आई है, जब आप बात करें ना ट्रांसपोर्ट की, जब 5 लाख श्रमिक आनंद विहार पहुंचा था ना, तो सरकार ने एकजुट होकर उसको छोड़ दी थी। कहीं जाकर दिल्ली सरकार ने अपनी डीटीसी बसें लगा के उन्हें आनंद विहार छोड़ दिया था, जाओ मत लो। तो वही सरकार थी जो घर तक पहुंचाने वाली। राजस्थान के अंदर से जितने लोग आए, राजस्थान ये नहीं कहूंगा कांग्रेस से, राजस्थान सरकार ने भी अपने जो बच्चे रुके हुए थे या कोटा में थे उन्हें पहुंचाने में बाखूबी खूब अच्छा काम किया है। सरकार ने काम किया है, कमी नहीं छोड़ रही है। दिल्ली सरकार ने बसें छोड़ दी, लेकिन दिल्ली पुलिस देखती रही, बसें जाती रही, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जो है वो नहीं किया गया। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बसें छोड़ दी कि जाओ मरो, और दिल्ली पुलिस आराम से देखती रही। दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि व्यवस्थाओं को कैसे मेंटेन कराना है? दिल्ली की मेहरबानी है जो इतनी लंबी लंबी लाइन लगा घर तक पहुंचवाया। दिल्ली पुलिस के कितने 100 कर्मचारी अब कोरोना पॉजिटिव होकर घर में हैं, जिनकी चिंता भी करनी हमें आपको पड़ेगी। आप ये ना भूलिए, चिंता सभी को है प्रदीप जी, चिंता सभी को है, लेकिन उन मजदूरों का क्या जो आज जो है सम्मानजनक जीवन की बजाय अपमानजनक स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है और घर जाने की चिंता उन्हें सता रही है। घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में मौत भी अब उनको अपना निवाला बना रही है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, रोजी रोजगार की बात है, पूरे देश भर में, चाहे वो अपर क्लास हो या मध्यम क्लास हो या गरीब स्तर का हो, सबको चिंता है इस चीज के बारे में। पेट सबके लगा है, सबको चिंता है पेट की, मगर बीमारी देखी जाए या पेट देखे जाए, कहीं हमें किसी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए, आपके सामने आपके चैनलों ने भी इतनी हेल्प करी है, लोगों की राशन दिया है और दुनिया भर की बहुत मदद करी है। संघ ने, हमारी संस्थाओं ने, इस्कॉन मंदिर वालों ने, कौन नहीं रुका? नहीं, आपने देखा भाई यूथ कांग्रेस का कोई बच्चा काम कर रहा हो, कहीं खड़ा हो नेता कांग्रेस का? ये बैठ के आज बता रहे हैं हमारे को। आप जानकारी उन्होंने कहीं दिल्ली की कांग्रेस कमेटी ने हर ब्लॉक में अलग अलग जगह पर कांग्रेस की रसोई चलाई है, जहाँ गरीबों को भोजन दिया गया है। और आज आपने मास्क बनाना शुरू करवाए हैं यूथ कांग्रेस कार्यालय के अंदर, ये मत भूलिए आप।
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश और शिव गोपाल अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी जरा जवाब दें। अभी तक आपने तमाम जो है वो चर्चा सुनी है, आपसे मैं चाहूंगी कि जरा बताएं अभी तक आपको कितनी सुविधाएं जो है वो बासानी मिल पाई हैं, कितना आसान हुआ आपके लिए इन हालातों में जीना इस वक्त में सरकारी सुविधा के बदौलत, या अब जो है किन हालात से आप दो चार हो रहे हैं और प्रशासन कितना आपके ऊपर ध्यान दे रहा है या सरकार? जी देखिए, शुरुआत के कुछ समय तक जो अपनी पूंजी थी उससे हम लोगों ने काम चलाया, 2 लॉकडाउन तक ठीक ठाक रहा। लेकिन मैडम हम लोग को लगा कि तीसरे के बाद हो सकता है कुछ छूट मिले या सरकार हम लोग के लिए सुविधा करेगी, लेकिन जब नहीं हुआ फिर आखिरी चारा यही था कि जो थोड़ा बहुत अब पैसा बचा है तो उससे किसी तरह घर पहुंचा जाए। और सुविधा की रही बात तो मैम देखिए, बिहार सरकार ने हम लोग के लिए एक योजना भी चलाया था, कोरोना आपदा वाला। बोले ऐप से लिंक करो पैसा आएगा, कुछ भी नहीं मिला मैडम। वो ऐप ही खुलता है उसके बाद खत्म हो जाता है, लिंक ही टूट जाता है बीच से, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे कई साथी लोग बोले कि इस पे करो आ जाएगा पैसा, 1000 रुपया देगी, लेकिन वो भी कोशिश की है 3-4 बार, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं मिला, न पैसा आया न कुछ। तो फिर अपना ही पैसे का सहारा है तो किसी तरह घर पहुंचना है। आप हरियाणा में हैं, हरियाणा सरकार ने भी कई यहाँ पर वायदे जो हैं किए थे गरीबों के लिए और जो श्रमिक हैं उनके लिए, उन वायदों में से कितने वायदे आप तक जो हैं वो पूरे होकर पहुंचे? जी हरियाणा में है नहीं मैडम, हरियाणा से निकल चुके हैं। अभी अभी कहाँ हैं आप? अभी मैडम हम शायद कानपुर है यहाँ पे आसपास, लोगों से जो सुन पा रहे हैं, ऐसा कुछ बोर्ड तो नहीं दिखा है, लेकिन कानपुर के नजदीक है यहाँ। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। तो हरियाणा से कहाँ से निकल के आप अभी कब निकले थे, कितना वक्त हो गया आपको चलते हुए, और अभी जो है रास्ते भर में किस तरह की आपको अभी तक चीजें या साधन मिले हैं? जी मैडम 4 से चौथा दिन है आज। जो पैदल ही चलते हैं, थोड़ा ज्यादा धूप हो जाता है, अगर कोई दे दिया लिफ्ट तो ठीक है, नहीं तो फिर रुकते चलते, ऐसे ही काम किसी तरह समय काटते हुए बस पहुंच रहे हैं आगे धीरे धीरे। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने के मैडम कुछ अपने साथ लेके चलते हैं, अगर कोई कुछ रास्ते में बर्ता मिल गया तो उसी से काम चल जा रहा है, बाकी पानी पी के किसी तरह बढ़ रहे हैं आगे। कितने लोग हैं आपके साथ में दुर्गेश जो इसी तरह से सफर तय कर रहे हैं, और क्या सभी जो है आप ही की तरह से अनजान हैं उन चीज़ों से जो सरकार ने यहाँ पर चलाने की घोषणा की थी, चाहे बात रेल की हो या फिर बसेस की हो? बसें भी यहाँ पर शुरू की गई थी, क्या अभी तक आपको कोई एक साधन दिखाई नहीं दिया है या आपने कहीं रजिस्टर नहीं कराया अपना नाम? नहीं मैडम, ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल हम 4-7 लोग साथ में थे, जिसमें से 3-4 लोग आगे थोड़ा बढ़ गए, हम लोग रुक गए थे, 2 लोग हम यहाँ भी साथ में हैं। बाकी ऐसा कोई सुविधा नहीं दिखाई पड़ा जिससे कि यहाँ लगे कि सीधे घर तक पहुँचाया जा सकता है, तो अपने दम से चलते जा रहे हैं। और अगर पुलिस की बात करें तो कभी पुलिस ने यहाँ पर कोई आपको मार्ग दिखाया, मार्ग प्रशस्त किया कि कैसे आप सुविधा जो है वो ले सकते हैं सरकारी, या आपके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, आप रुकिए और इंतजार कीजिए? नहीं मैडम, पुलिस से तो हम लोग दूर ही रहे हैं। पहले भी बताए थे कि जिस तरह से है कि पुलिस का रवैया कुछ देखे तो शुरुआत के टाइम, तो उससे सोच रहे हैं कि बच के निकला जाए किसी तरह की। अभी इतना नहीं कोऑपरेट करता है पुलिस जी। तो आती हूँ सीमा जी, शिव गोपाल आपके हमारे मिले जी, तो उन्होंने पूछा तो बस हम लोग बताने लगे, तो उसी में रुके हैं अभी। बाकी और जी आपका न्यूज चैनल का धन्यवाद करते हैं, कम से कम आपने पूछा हमसे, हमारी अपनी बात रखने का मौका दिया। अब बस किसी तरह पहुंचना है आगे। तो अभी ऐसे ही पैदल चलते जाएंगे? अब जहाँ तक देखते हैं हो सकेगा जाएंगे ही, क्या करेंगे, जान तो बचाना ही है ना। शिव गोपाल, आप जो है दिल्ली में है या कहीं और अब पहुंच चुके हैं? कानपुर देहात से आ चुके हैं। आप भी कानपुर तक पहुंच चुके हैं? जी। और तो आप कितने दिन से चलते जा रहे हैं, और बीच में क्या कोई सवारी या साधन मिला आपको? खाने पीने का कैसे रहा आपका? हम 5 दिन से निकले हुए हैं, पैदल निकल आ रहे हैं 5 दिन से। बीच में जो कोई खाना बांट रहा है वो मिल जाता है तो वही खाना खा लेते हैं। ये खाना कौन बांट रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से जो कैंप हैं वो लगवाए गए हैं रास्ते में, या कोई स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से ये मिल रहा है? ऐसे लोकल के लोगों के पास रोज निकलते लोकल के लोग वही दे देते हैं, थोड़ा बहुत खाना वही खा के जाते हैं। आपके साथ कितने लोग हैं जो इस तरह से चलते जा रहे हैं? हम 7 लोग थे, 4 लोग आगे निकल गए हैं, 3 लोग हम लोग आगे हैं। जी सीमा जी। मैं
दुर्गेश और शिव गोपाल दोनों से मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ पर्सनली तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं और हम सब लोग बोल रहे हैं, सरकारें रोज बोल रही हैं कि हम लोगों के लिए काम करें। मैं स्पेसिफिकली आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली से, हरियाणा से निकल के आप कानपुर तक पहुंच गए हैं, कहीं किसी भी लेवल पे आप लोगों को सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रास्ते भर में कोई ऐसा अरेंजमेंट मिला है जहाँ पर भोजन की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, या आपसे कोई पूछने वाला हो आप रास्ते में आपसे आके सामने से कि आपको ये तकलीफ है, हम ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, या कोई बीजेपी या कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आपसे आके किसी ने पूछा रास्ते भर में कि आपको कोई हेल्प चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं? एक तरफ से या किसी भी तरफ से हम लोग को संपर्क नहीं साधा गया है। शुरुआत में तो समझिए किसी प्रकार कोई कांटेक्ट था ही नहीं। 1-1.5 महीना जैसे तैसे हम लोगों ने काटा है, क्योंकि 22 मार्च के आसपास से अब ठेकेदारी पे हम लोग काम करते थे मैडम, तब से तो फिर काम बंद हो गया बिल्कुल ही। अपने पैसे से ही काम चलाना था जैसे थे। उसके बाद से जब अब स्थिति बिल्कुल बदतर होती जा रही है, क्योंकि अभी भी खुलने का उम्मीद कुछ दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, मेरा कहना है तो ट्रेनें रास्ते में चली जब नहीं है आप तो जा रहे हैं तो रास्ते में आपको कोई मिला ऐसा हेल्प जहाँ सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट हो खाने का या फूड पैकेज का? सरकारी या तो कुछ नहीं मैडम, कुछ लोग सब हैं यही समाज सेवी टाइप का है, सब खिलाते पिलाते हैं, तो वहीं पे रुक के खा लिए, थोड़ी देर आराम कर लिए और फिर आगे निकल जाते हैं। यही कायनात, मैं यही दोनों जो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट हैं, मैं उनके सामने यही सवाल रखना चाहती थी कि अगर आप सच में चिंतित हैं तो आप जब समाज सेवी संस्थाएं सड़क पे आके हेल्प कर सकती हैं, तो आपकी सरकार के जो मुआवजे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ये काम नहीं कर सकते? अगर आप समाज के लिए इतने भले की बात कर रहे हैं, ये सब लोग अब कहाँ चले गए हैं रोड पे आके? आप लोग क्यों नहीं हेल्प कर सकते जनता अनुज की? जी, जवाब देता हूँ। देखिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, हम अपनी जानते हैं कांग्रेस पार्टी जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, कांग्रेस पार्टी अगर केवल दिल्ली की बात करें, मैं अन्य प्रदेशों की भी बताता हूँ, दिल्ली के हर ब्लॉक में जगह जगह कांग्रेस ने अपनी रसोई चला रखी है, जहां पर गरीब लोगों को जो है मुफ्त का भोजन वहां पर उनको दिया जा रहा है। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पार्टी के कांग्रेस वॉरियर्स तैयार किए गए हैं, जो कि जा जाके गली मोहल्ले को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको सैनिटाइजर मशीन के द्वारा घरों को, गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि आज रात से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे जो है हमारे वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे, खाने के पैकेट बना करके लेके खड़े रहेंगे। जो भी मजदूर या गरीब आदमी पैदल जा रहा होगा, दिल्ली से बाहर जा रहा होगा, अपने किसी भी क्षेत्र में जा रहा होगा, उनको वो भोजन के पैकेट दिए जाएंगे ताकि रास्ते में वो खा सकें। और अगर दिल्ली में भी कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, अनुज जी सवाल यहाँ पर सिर्फ पेट भर रोटी मिलने का नहीं है। अनुज जी सवाल सिर्फ पेट भर रोटी मिलने का नहीं है, यहाँ पर सवाल उन मजदूरों को उनके घर तक सही सलामत सुरक्षित पहुँचाने का भी है। क्या इस मामले में विपक्ष सरकार से मिलकर कोई रणनीति बनाने की बात कर सकता है? कोई एक यहाँ पर सामने कोई कह सकते हैं कि योजना हो सकती है कि कैसे सुरक्षित पहुँचाया जाए? प्रयास किया था हमारी पार्टी ने पीछे भी 4 दिन पहले 25 बसों में जो है मजदूरों को बैठा करके यूपी और बिहार में भेजने का पूरी तैयारी कर ली थी। बसों में बैठा दिया था, उनके पासेस बन गए थे, पर न जाने क्या अचानक कोई राजनीतिक आ गई बीच में, सरकार ने सब वो परमिशन कैंसिल कर दी और उन मजदूरों को जाने नहीं दिया, जिनका खर्चा कांग्रेस पार्टी उनकी बसों का खर्चा दे रही थी, उनका रास्ते का भोजन का उनका पूरा व्यवस्था करके भेजा जा रहा था, लेकिन ये भेज नहीं दे रहे। तो अब सरकार को ही व्यवस्था, तो क्या मानते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे लेनी है, कैसे इन सड़क हादसों पर रोक लगेगी, कैसे श्रमिक जो है सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पहले तो जो जहां पर है उनको वहीं रोक देना चाहिए। उनके लिए सरकार को वहीं जगह जगह कैंप शिविर लगा देने चाहिए, ताकि उनको वो टेंट लगा के उनको वहीं उनको रहने रुकने की व्यवस्था करें, उनको भोजन की व्यवस्था करें, और उसके बाद जगह जगह से इनके बसेस चला करके इनको पहुंचाया जाए, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, आगे आगे फिर उनको जिले में भेज दिया जाए। ऐसे ही अब इनको ट्रेन 17 तारीख से लॉकडाउन खोल करके सबसे पहले इनको सारी ट्रेन चलानी पड़ेंगी, जो जहां जाना चाहते हैं अपने स्थान पर जाएं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का जो है फॉर्मूला तय करके ट्रेन में कम लोग लेकर के जाए, लेकिन इनको भेजना पड़ेगा। लोग छटपटा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनको जब तक भिजवाया नहीं जाएगा सरकार के द्वारा बसेस रोडवेज की चलाई जाएं, ताकि जो जहां जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इस समय सरकार से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनसे पैसा ना ले। अभी फिलहाल जो मजदूर और जो गरीब आदमी जा रहे हैं उनसे टिकट की मांग ना करें, सरकार के पास फंड है। ये इस समय जो है एक इमरजेंसी की समय है, और इस इमरजेंसी के समय सरकार को गरीबों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। प्रदीप जी, कैसे थमेगा ये सिलसिला, कब खत्म होगा ये मातम? पहले तो मैं दोनों भाइयों से कहना चाहूंगा, या तो 112 नंबर पे फोन करें, यहाँ कोई कैंप लगाओ, पहले वहाँ जाए। आप निश्चित रहिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ
आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप छुप के अभी आपने कही थी, पहले प्रथम आप किसी अधिकारी से मिले, फोन नंबर या 112 नंबर है, फोन करें, हम ऐसे आ गए और आपकी पूरी हेल्प होगी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। दूसरी चीज, अभी आत्रे जी कह रहे हैं एकदम ट्रेन चलाना, आत्रे जी संभवता नहीं है एक साथ इतनी सारी ट्रेन चलाना, क्योंकि महामारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। उसकी रोकथाम के लिए हौले हौले ट्रेनें चलाई जा रही हैं। देखिए, कुछ प्रदेश सरकारों ने अभी इस चीजों को अभी हामी नहीं भरी है ट्रेन चलाने के लिए कि हमारे प्रदेश में ट्रेनें चलाई जाएं। ये चीजें भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। रही ट्रेन चलने के बाद ट्रेनें बहुत ही चलाई हाँ, कर्नाटक की सरकार ने मना किया, मुझे ध्यान है, जहाँ पर आपकी येदियुरप्पा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने मना किया है। अभी अधिकतर जो संख्या सामने आ रही है वो बिहार से यूपी से बिहार जाने वाले मजदूरों की आ रही है। क्या यहाँ भी कोऑर्डिनेशन में कमी है? यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन में कमी है तो फिर कहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक मत होंगे? सीमा जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद मना करा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के कल मुख्यमंत्री का बयान आया कि रेल मंत्री से हमने 30 ट्रेन मांगी, सरकार ने डीआरएम को पेमेंट कर दी 30 ट्रेनों का, और दिल्ली में बैठे रेल मंत्री कहते हैं कि 10 ट्रेनों की मांग आई है। देखिए कितना झूठ बोलते हैं आप लोग बैठ करके सरकार में कि सीमा जी क्या लगता है, क्या हल होगा इस समस्या का? सरकारों को क्या कदम जल्द उठाना चाहिए? जल्दी से अपनी राय दे दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कहना, देखिए सबसे पहले तो सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो हेल्प की बात कर रही है वो हेल्प अंतिम हाथ तक पहुंचे, क्योंकि सिर्फ टेबल पे बातें होती रहेंगी, चैनल पे बातें होती रहेंगी और जो गरीब आदमी है उस तक वो हेल्प नहीं पहुंचेगी, तो सब कुछ बेईमानी है। जब तक वो हेल्प अंतिम हैंड तक नहीं पहुंचती तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली, ये मुद्दे रुकने वाली नहीं है। अगर सच में हम चाहते हैं कि गरीब ना मरे, वो भूख से ना मरे, वो रोड पे ना मरे, तो हमें उस तक हेल्प पहुंचानी पड़ेगी। हमें चल के जाना पड़ेगा, वो हमारे पास नहीं आएगा, सिस्टम को उसके पास चल के जाना पड़ेगा। हमारी पूरी मशीनरी को अभी इसी काम में जो है वो लगने की जरूरत है या लगाने की जरूरत है कि कम से कम जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें सही जानकारी पहुंचाई जाए। और दुर्गेश और शिवपाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। दुर्गेश, शिवपाल, हम आपसे यही अपील करेंगे कि कृपया पैदल सफर ना करें, सरकारी मदद मिलने का इंतजार करें, संपर्क साधें अपने आसपास जो भी आपके अधिकारी हैं उनसे और उनसे मदद मांगें, और जो जोखिम है अपनी जान का वो आप कम से कम ना उठाएं। तो सड़क हादसों में जान जो है वो मजदूर अपनी लगातार गंवा रहे हैं। राज्य सरकारें मौत पर मुआवजे का मरहम लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं, लेकिन आगे क्या? उन हजारों लाखों मजदूरों का क्या जो जान जोखिम में डालकर अब भी अपना सफर जारी रखे हुए हैं? जरा इन मजदूरों को देखिए और चुनाव के समय को याद कीजिए। कैसे भारत में चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो के लिए सैकड़ों बसें अरेंज हो जाती हैं, हजारों लोगों को टोपी और खाना दे दिया जाता है। ऐसी राजनीति वाले देश में हजारों मजदूर बेबस होकर पैदल घर जाने को मजबूर हैं। मजदूरों की ये दुर्दशा सरकार के आत्मनिर्भर अभियान की अवधारणा पर ही सवालिया निशान लगा देती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।